हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिज फ्रेम। आज का हमारा लेक्चर गेट फिजिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेटल्स टॉपिक पर रहने वाला है, जिसमें हम 2015 से 2023 तक के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम सोल्व करेंगे। साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे होंगे, मेटल, ड्रूड मॉडल, समरफील्ड थ्योरी, फेर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, ये जो टॉपिक्स हैं इन पे बेस्ड जो थ्योरी इन्वॉल्व हो रही होगी उस थ्योरी को भी हम लोग साथ में ही डिस्कस करते हुए चलेंगे। पिछला लेक्चर बेस्ड था सेमीकंडक्टर्स पर, ये लेक्चर बेस्ड है मेटल्स पर, और इससे आने वाला नेक्स्ट लेक्चर बेस्ड रहेगा सुपर कंडक्टर्स पर। और मैग्नेटिक मटेरियल्स जितने होते हैं, डाया, पैरा, फेरो और एंटी फेरो, इस पर भी मैंने लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आप गेट फिजिक्स की जो इस चैनल पर प्लेलिस्ट है वहां जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। आल्सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर CSR नेट, गेट, जेस्ट और टिफर जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड इट सेज कि फॉर ए नॉन मैग्नेटिक मेटल विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ C/T वर्सेस T², जहां C हीट कैपेसिटी और T हमारे पास टेम्परेचर है। देखिए, स्पेसिफिक हीट मेटल्स का यानी CV ऑफ मेटल्स, ध्यान रखिएगा, अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो जब टेम्परेचर एग्जैक्टली 0 केल्विन होगा तो स्पेसिफिक हीट मेटल का 0 की तरफ टेंड करता है, मतलब 0 ही होता है। और अगर टेम्परेचर बहुत लो है, मतलब लो टेम्परेचर्स की बात चल रही है, लो मीन्स टेम्परेचर इज लेस देन द डिबे टेम्परेचर, इन दैट केस द स्पेसिफिक हीट इज गिवन एज अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब। ठीक है, यहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अल्फा की वैल्यू है π² अपॉन में 2 एंड KB अपॉन में TF। ठीक है, ये फेर्मी टेम्परेचर है। और बीटा की वैल्यू है हमारे पास 12 अपॉन 5 पाई की पावर 4 KB डिवाइडेड बाय TD या फिर थीटा डी, जो भी आप डिनोट करना चाहें, डिबे टेम्परेचर है ये, और इसकी पावर 3। ओके, ये आपका रिलेशन रहने वाला है। हाई टेम्परेचर्स पर यानी T इज ग्रेटर देन द डिबे टेम्परेचर, TD से डिनोट कर सकते हैं थीटा डी से, इन दैट केस द स्पेसिफिक हीट इज गिवन एज अल्फा टी। ठीक है, एंड प्लस में यहां पर आ जाएगा हमारे पास में 3 इंटू R, 3 इंटू कैपिटल R। ओके, तो ये वैल्यूज हैं जो आपको यहां पर याद रखनी है। ग्राफ्स पूछा जा चुका है आपका, जैसे यहां पर भी पूछा गया, और वर्सेस CV वर्सेस T का ग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर हम स्पेसिफिक हीट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये अपने पास आएगा CV वर्सेस T। सो ये तो आपका हो गया अल्फा टी, ये आपका हो जाता है बीटा टी क्यूब, एंड ये आपका हो जाएगा यहां पर अल्फा टी प्लस में बीटा टी क्यूब। ओके, तो ये आपका ग्राफ बनने वाला है स्पेसिफिक हीट वर्सेस टेम्परेचर का। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ग्राफ जो पूछा जा रहा है वो CV अपॉन T वर्सेस T² पूछा गया है लो टेम्परेचर्स पर। तो इस रिलेशन से अगर मैं CV अपॉन T कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आएगा CV अपॉन T इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा T²। ओके, तो ये हमारे पास y एक्सिस में रहने वाला है, T² हमारे पास x एक्सिस में रहने वाला है। तो इक्वेशन को अगर मैं कंपैरिजन करूं y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो मेरे पास स्लोप आ जाएगा बीटा के इक्वल और इंटरसेप्ट आ जाएगा प्लस का अल्फा। तो स्ट्रेट लाइन आएगा और स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो CV वर्सेस T, CV अपॉन T वर्सेस T² का जो ग्राफ आएगा वो समथिंग इंटरसेप्ट अल्फा से यहां से स्टार्ट होगा, एंड इट मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, तो स्लोप आपको प्रोवाइड करेगा यहां पर डिबे टेम्परेचर का वैल्यू, और जो इंटरसेप्ट है ये आपको प्रोवाइड कर सकता है फेर्मी एनर्जी या फिर फेर्मी टेम्परेचर की वैल्यू। इसलिए ग्राफ दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, सो स्पेसिफिक हीट का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ मेटल्स के केस में इस प्रकार से होता है, एंड दिस इज द ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है दैट इज बेस्ड ऑन फेर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, जो समरफील्ड एक्सपेंशन के अंदर आप लोग स्टडी करते हैं, समरफील्ड थ्योरी ऑफ मेटल्स, क्वांटम थ्योरी ऑफ मेटल्स। और यहां से क्वेश्चन आपका कहता है कि करेक्ट स्टेटमेंट आपने बताना है जो रिलेट कर रहा है फेर्मी एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल एक मेटल का। देखिए, केमिकल पोटेंशियल, इसका जिक्र अगर हम बात करें तो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में होता है। सो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल एक ओपन सिस्टम है जहां पर मैटर और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज पॉसिबल है। सो मैटर एज वेल एज एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज्ड।
मैटर और एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज, इसलिए इसे ओपन सिस्टम बोला गया है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको शो करूं बाय द फिगर, तो इसमें बहुत सारी वॉल्स होंगी जो सेपरेट कर रहा होगा पार्टिकल्स को। इसमें यहां पर कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, यहां कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, यहां पर कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, यहां कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक्सचेंज पॉसिबल है, ठीक है ना, और हीट का एक्सचेंज भी पॉसिबल है। यहां पर जो चीजें फिक्स्ड रहती हैं, जो चीजें कांस्टेंट होती हैं, वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं म्यू, वी एंड टी, यानी केमिकल पोटेंशियल, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो अगर इस वॉल से सेपरेटेड इन पार्टिकल्स की बात की जाएगी तो इनके केस में थर्मोडायनेमिक जो वेरिएबल्स हैं वो म्यू, वी, टी ये हैं। यहां पर बात करेंगे तो इसमें भी सेम रहेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट में म्यू, वी, टी ये कांस्टेंट है, यहां पर भी म्यू, वी, टी कांस्टेंट है। और ये जो वॉल्स यहां पर शो की गई हैं, इन वॉल्स की खास बात ये है कि ये परमिएबल हैं। परमिएबल मतलब पार्टिकल्स का एक्सचेंज यहां पर पॉसिबल है, सो दैट कि हमारे पास जो n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो आपके चेंज होते रहें। इसके अलावा ये रिजिड वॉल्स हैं। रिजिड वॉल्स इसलिए सो दैट कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहे। और डायाथर्मिक वॉल्स हैं। डायाथर्मिक इसलिए क्योंकि यहां पर अगर हीट का एक्सचेंज होगा तो टेम्परेचर आपका फिक्स रहने वाला, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। ओके, तो इसलिए ये वॉल्स की खास बातें हैं और यहां पर सिस्टम्स में पार्टिकल्स को अलग अलग यहां वॉल्स में प्लेस किया गया है। तो मैटर और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज हो सकती हैं ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल के अंदर, एंड दिस इज आल्सो नोन एज ओपन सिस्टम। ठीक है, ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल। अब देखो यहां जो पार्टीशन फंक्शन है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पार्टीशन फंक्शन जब डिराइव किया जाता है ग्रैंड कैनोनिकल केस में तो इसका वैल्यू आता है आपका, ठीक है, समेशन आई एंड समेशन एन आई, एंड देन वी हैव ई टू द पावर बीटा म्यू माइनस ई आई एंड एन आई। बेसिकली यहां पर जो ई आई और एन आई है ये एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिनोट कर रहे हैं इन सम ith एनर्जी स्टेट या लेवल। ओके, और यहां आई का वैल्यू रन कर रहा है। आल्सो आप ये ध्यान रखेंगे जब फेर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स की बात चलती है तो फेर्मियंस क्योंकि पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हमारे पास ओबे करते हैं, इसलिए जो एन का पॉसिबल वैल्यू है फेर्मियंस के लिए या तो वो 0 होगा या फिर 1 होगा। 0 और 1 होने का मतलब यह है कि या तो एक लेवल के अंदर एक भी फेर्मियन नहीं प्रेजेंट है या फिर एक ही फेर्मियन प्रेजेंट है। ये दोनों केस पॉसिबल हमारे पास हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं बोसॉन्स की तो बोसॉन्स में 0 से लेकर के इंफिनिटी तक कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक लेवल में फिल हो सकते हैं, बिकॉज बोसॉन्स पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वैलिडेट नहीं करते हैं। इसलिए Ni का वैल्यू इस केस में 0 से इंफिनिटी जाएगा और आपके पास एक इन्फिनाइट जीपी सीरीज बन जाएगी जिसका समेशन आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के केस में Ni का वैल्यू 2 ही हो सकते हैं, या तो 0 या फिर 1, क्योंकि मुझे फेर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स देखना है। तो फेर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स के केस में Z पार्टीशन फंक्शन ग्रैंड कैनोनिकल, ये आपका वैल्यू आ जाएगा Ni, जहां Ni का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, एंड e टू द पावर बीटा एंड म्यू माइनस ई आई एन आई। ओके, 0 अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो मेरे पास आएगा e टू द पावर 0 विच इज 1, और अगर यहां पर सिंपली 1 पुट कर देते हैं तो मेरे पास आएगा e टू द पावर म्यू माइनस ई आई डिवाइडेड बाई के टी। ठीक है, बिकॉज बीटा इज 1 अपॉन के टी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। अब जो हमारे पास एफ ऑफ ई होता है फेर्मी फंक्शन, फेर्मी फंक्शन डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी, ठीक है ना, ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर स्टेट, उसको यहां पर ये जो है डिनोट करता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी को डिनोट करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास जो इसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज e टू द पावर म्यू माइनस ई आई डिवाइडेड बाई के टी। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय द पार्टीशन फंक्शन हुज वैल्यू इज 1 प्लस में e टू द पावर म्यू माइनस ई आई डिवाइडेड बाई के टी। ये हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी। इस टर्म को अगर हम नीचे लेकर के आएंगे तो मेरे पास आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस e टू द पावर ई आई माइनस का म्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई के टी। सो ये आपके पास आ रहा है फेर्मी फंक्शन, दिस इज नॉन एज फेर्मी फंक्शन। अब देखो यहां पर म्यू क्या है, केमिकल पोटेंशियल है। तो केमिकल पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज केमिकल पोटेंशियल? सो केमिकल पोटेंशियल का मतलब है कि किसी सिस्टम की एनर्जी में कितना चेंज आता है या कितनी एनर्जी वो पॉजेस कर रहा है सिस्टम ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है तो इलेक्ट्रॉन्स या तो हमारे पास एड अप हो सकते हैं सिस्टम में, या फिर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो है वो लूज हो सकते हैं, मतलब दे कैन बी रिमूव्ड और दे कैन बी एडेड।
नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस सिस्टम का हमारे पास चेंज होता जा रहा है, दैट इज नॉट ए फिक्स्ड वैल्यू हियर। सो या तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से सिस्टम की एनर्जी कैसे चेंज होगी उसे डिनोट किया जाता है केमिकल पोटेंशियल से। ओके, तो केमिकल पोटेंशियल जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो उस समय पर, क्योंकि देखो हमने मेटल्स को स्टडी करना है, तो मेटल्स में तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। मेटल के अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड कोरस्पॉन्डिंग सिस्टम की एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वहां पर तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो बहुत सारे अगर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो हमें तो यह देखना होगा कि केमिकल पोटेंशियल डिनोट करेगा हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑक्युपाइड स्टेट बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, यानी कि हाईएस्ट एनर्जी ऑक्युपाइड स्टेट की कितनी है, तो ये कितने के इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है फेर्मी एनर्जी के इक्वल। तो ध्यान रखिएगा, जब टेम्परेचर 0 केल्विन के इक्वल होता है उस समय पर केमिकल पोटेंशियल डिनोट करता है हाईएस्ट एनर्जी विच इज ऑक्युपाइड बाय द स्टेट एंड दैट इज इक्वल टू फेर्मी एनर्जी, क्योंकि फेर्मी लेवल पर हमारे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जब एनर्जी आपकी फेर्मी एनर्जी यानी केमिकल पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, यानी E का वैल्यू म्यू के इक्वल एंड म्यू का वैल्यू EF के इक्वल, जब टेम्परेचर 0 केल्विन है तो उस समय पर फेर्मी फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा e⁻0 विच इज 1, सो 1/1 + 1 विच इज हाफ, सो f ऑफ E का वैल्यू आ जाएगा आपका हाफ के इक्वल। ठीक है, तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर याद रखिएगा। जब टेम्परेचर 0 केल्विन होता है तो केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू फेर्मी एनर्जी के इक्वल होगा, बिकॉज ये तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि केमिकल पोटेंशियल डिनोट करता है सिस्टम की कितनी एनर्जी है, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हम फेर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं इसलिए। ओके, और सेकंड थिंग इज दैट कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन है और केमिकल पोटेंशियल फेर्मी एनर्जी के इक्वल है, सो इस टाइम पर जो फेर्मी फंक्शन की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू हाफ और इज दैट 0.5। ओके, तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आल्सो अगर टेम्परेचर 0 केल्विन ना लेकर के टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, सो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा ग्रेटर देन 0 केल्विन, तो ध्यान रखिएगा केमिकल पोटेंशियल आपका डिक्रीज करता है, केमिकल पोटेंशियल आपका डिक्रीज करता है, क्योंकि एक रिलेशन आप यहां पर डिराइव करते हैं। मैं वो रिलेशन बता देता हूं मेटल्स के केस में। म्यू का वैल्यू आपका आता है EF, ये हमारा फेर्मी एनर्जी है जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा, एंड देन 1 माइनस में π² 12 kBT का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां से आ जाएगा EF। ओके, तो ये रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द केमिकल पोटेंशियल एंड द टेम्परेचर T व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। ओके, सो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो क्योंकि यहां पर माइनस साइन है, सो केमिकल पोटेंशियल आपका लगातार क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको जो है यहां से जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, इन रिजल्ट्स को आपको मेटल के लिए नोट डाउन कर लेना चाहिए। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, तो इसी इंपॉर्टेंट रिजल्ट से जुड़ा हुआ जो सवाल है वो आपका पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो म्यू का वैल्यू कितना है, EF के इक्वल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट होगा। किसी फाइनाइट टेम्परेचर पर, किसी भी फाइनाइट टेम्परेचर पर हमें पता है कि म्यू का वैल्यू हमारे पास डिक्रीज करेगा, और म्यू का वैल्यू ऑब्वियसली म्यू का वैल्यू लेस देन होना चाहिए EF एट टेम्परेचर 0 केल्विन। ओके, क्योंकि माइनस साइन है ना यहाँ पे, EF ऑफ 0 में से आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, तो यहां पर हमारे पास एट फाइनाइट टेम्परेचर दो ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर बी में म्यू इज इक्वल टू EF और ऑप्शन नंबर डी में म्यू इज ग्रेटर देन EF, तो दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए ओनली, ऑप्शन नंबर ए ओनली। ओके, ये आपका आंसर आने वाला है। अच्छा, इसमें एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, देखिए फेर्मी फंक्शन का जो ग्राफ यहां पर प्लॉट हो करते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है आपका ग्राफ। दिस इज फेर्मी फंक्शन। इसी में ही डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का भी ग्राफ बना ही देते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो एक ग्राफ तो आपका आएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है, और एक ग्राफ आपका आएगा समथिंग लाइक दिस, और एक ग्राफ आपका आएगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, दिस इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट टेम्परेचर 0 केल्विन। ये आपका है फेर्मी फंक्शन एट टेम्परेचर 0 केल्विन, और ये हमारे पास फेर्मी फंक्शन एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन के इक्वल है
तो यहां पर हमारे पास हेविसाइड स्टेप फंक्शन बन रखा है कर्व में, है ना। एफ ऑफ ई का जो कर्व बन रहा है दैट इज हेविसाइड स्टेप फंक्शन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर कन्फाइंड है इन दिस केस ओनली। यानी कि हमारे पास यहां म्यू होगा केमिकल पोटेंशियल, ठीक है, दिस पॉइंट इज केमिकल पोटेंशियल एंड द वैल्यू इज ई एफ एट टेम्परेचर 0 केल्विन। सो इससे जो बिलो है हमारे पास एनर्जी, यानी एनर्जी लेस देन ई एफ और म्यू इज लेस देन एनर्जी इज लेस देन म्यू। तो सिर्फ और सिर्फ इतने से केस में हमारे पास जो भी स्टेट्स आएंगी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्युपाइड हैं, बाकी इसके अलावा बाहर वाले केस में इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइड नहीं है। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ स्टेट्स और भी हमारे पास होंगी जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइड हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे पास अपर स्टेट्स के अंदर जाएंगे, उनको एनर्जी मिल जाएगी इस वजह से। ओके, सो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का कर्व है। ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का कर्व कैसे आया है, तो ये आता है डिस्पर्जन रिलेशन से, ठीक है। तो डिस्पर्जन रिलेशन जो आएगा 3D केस के अंदर, डिस्पर्जन रिलेशन 3D केस में इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखेंगे तो E इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ओके, तो K में तीनों चीज कंटेंट है, यानी kx स्क्वायर, ky स्क्वायर एंड kz स्क्वायर। ओके, सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर। सो s का वैल्यू यहां पर 2 है और डायमेंशन 3 की बात की जा रही है। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स d ऑफ E या g ऑफ E आपका हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू e की पावर d by s minus का 1। ओके, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक विच यू हैव टू रिमेंबर एंड देन e टू द पावर 3/2 माइनस का 1। सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू रूट ई। तो ये जो ग्राफ आपका आ रहा है ना, ये है रूट ई के साथ प्रोपोर्शनल, ठीक है, रूट ई के साथ यहां हमारे पास प्रोपोर्शनल है। ओके, और ये हेविसाइड स्टेप फंक्शन, दिस इज म्यू एंड बेसिकली यहां पर फेर्मी फंक्शन का वैल्यू होगा हाफ के इक्वल, जैसा कि हमने डिस्कस किया था वहां पर पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, नहीं सॉरी इससे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, कि जब हमारे पास एनर्जी ई एफ के इक्वल होगा सो उस समय पर फेर्मी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, हाफ के इक्वल 0.5 एंड यहां पर हमारे पास वैल्यू होगी 1 के इक्वल, दिस इज 0। ओके, यहां एनर्जी हमारे पास रन कर रही है, दिस इज, ठीक है। तो ये कर्व आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस कर्व इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा अभी जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि एक फाइनाइट सिस्टम है फेर्मियोन्स का, जहां पर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इंक्रीज कर रहा है एनर्जी के साथ। ऑब्वियसली हाँ, एनर्जी जैसे इंक्रीज करेगा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आपका इंक्रीज कर रहा है, तो नॉर्मली इसी कर्व की बात कर रहा है ये। आगे कहता है कि हमारे पास जो केमिकल पोटेंशियल है उसकी क्या खास बात है, मतलब टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन है, किस चीज को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। तो अभी हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर देखा था कि केमिकल पोटेंशियल जब 0 केल्विन टेम्परेचर होगा तो ये रिप्रेजेंट करता है फेर्मी एनर्जी को, ठीक है। तो यहां पर इसमें कोई ऑप्शन इस टाइप का नहीं दे रखा। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो केमिकल पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो ऐसा एक ऑप्शन मिल रहा है हमें, ए ऑप्शन, है ना। तो ए ऑप्शन में है डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, तो ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी और सी नहीं हो सकता राइट। ऑप्शन नंबर डी की तरफ देखते हैं एक बार। यहां पर हमें दे रखा है कि कोरस्पॉन्ड्स टू द एनर्जी वेयर ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी इज 0.5। तो बिल्कुल सही है ये, जब हमारे पास म्यू ई एफ के इक्वल होगा इन दैट केस द फेर्मी फंक्शन वैल्यू इज हाफ। ओके, द फेर्मी फंक्शन वैल्यू इज हाफ, दैट इज 0.5। तो यहां एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन हो गया ये, जहां ए एज वेल एज डी ये दोनों ऑप्शंस राइट होंगे। कहता है कि लो टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट कॉमन मेटल्स का टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, तो अभी मैंने डिस्कस किया था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब। तो यहां राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस है जिसकी डेंसिटी 10 टू पावर 19 पर मीटर स्क्वायर प्रेजेंट है। फेर्मी एनर्जी सिस्टम का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने कैलकुलेट करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो बेसिकली यहां पर आपको सबसे पहले कैलकुलेशन जो करना है वो करना है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, क्योंकि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स से ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहां से आपको फेर्मी वेव वेक्टर मिलेगा और फेर्मी वेव वेक्टर से आप फेर्मी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहां पर 3D केस में तो आपने सोल्व किया भी होगा थ्योरेटिकली और आपको याद भी होगा एक्सप्रेशन, बट 2D के केस में कैसे सोल्व करते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। सो 2D के केस में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का मतलब हो गया कि टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स की बात चल रही है। तो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स, इट रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स, ठीक है। और इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास है कि वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स द्वारा, एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ के स्पेस, ठीक ना। बट क्योंकि यहां पर वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे क्योंकि 2 डायमेंशन केस है, तो इसलिए यहां एरिया लिख देते हैं, एरिया ऑक्युपाइड एंड टोटल एरिया ऑफ द के स्पेस।
ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स कितनी होंगी। तो मान करके चलते हैं कि हमारे पास सिस्टम में कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटली मौजूद हैं, और क्योंकि हमें यह पता है कि एक स्टेट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। देखो N इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, N इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है सिस्टम में, N फेर्मियंस प्रेजेंट हैं, और यहां पर एक स्टेट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दैट्स वाई टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो जाएंगी। सो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास हो जाएंगी N अपॉन में 2। क्लियर है। सो N टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 1 स्टेट ऑक्युपाइड 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो देयरफॉर टोटल स्टेट्स आर N अपॉन 2। तो ये अवेलेबल स्टेट्स आ जाएंगी N अपॉन में 2। दैट इज इक्वल टू एरिया जो ऑक्युपाई किया जा रहा है। तो यहां पर क्योंकि फेर्मी वेव वेक्टर अगर KF है हमारे पास, दिस इज द रेडियस ऑफ द फेर्मी स्फीयर एज वेल, बट यहां जो फेर्मी स्फीयर है वो स्फीयर नहीं होगा, 3D केस में होता है वो सर्कल होगा इस केस में। और सर्कल में भी आपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही चूज करना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में जो NX और NY इंटीजर्स हैं इनका वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आपने यहां पर कंसिडर करना है। तो जो आपने फेर्मी सर्कल अज्यूम किया है 2 डायमेंशंस में, इस सर्कल का एरिया यानी एरिया ऑक्युपाइड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स इज डिनोटेड बाय पाई KF स्क्वायर, वेयर KF डिनोट्स द रेडियस ऑफ दिस फेर्मी स्फीयर या फेर्मी सर्कल। तो यहां पर क्योंकि इसका 1/4 पार्ट ही हमने कंसिडर करना है, सो पाई KF स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा पाई KF स्क्वायर अपॉन में 4, एंड टोटल एरिया कितना होगा के स्पेस में, तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई अपॉन L का होल स्क्वायर, पाई अपॉन L का होल स्क्वायर। ओके, तो ये कैलकुलेशन करने का तरीका है। हालांकि डी डायमेंशंस में अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है ओमेगा का, ठीक है, तो यहां पर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अगर डी डायमेंशंस में आपको याद है फॉर्मूला, देन डी ओमेगा अपॉन DE रिप्रेजेंट्स द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स DOS। यहां से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट ये वाला मेथड सही रहेगा। ओके, तो इस केस में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और KF का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं ताकि फेर्मी एनर्जी कैलकुलेट हो जाए। सो N अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई KF स्क्वायर अपॉन में 4 एंड इनटू L स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर। ओके, यहां से आ जाएगा N अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहां आ जाएगा KF स्क्वायर एंड अपॉन में 2 पाई, KF स्क्वायर अपॉन में 2 पाई, ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, एंड दिस इज डिनोटेड एज नंबर डेंसिटी। ठीक है ना, दिस इज द एरिया ऑफ द कंटेनर जिसके अंदर फेर्मी गैस हमारे पास प्रेजेंट है। तो N अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल टू KF स्क्वायर अपॉन में 2 पाई, दैट इज इक्वल टू N। ओके, दैट इज इक्वल टू N। ये रिलेशन हमारे पास आया, तो यहां से हमारे पास KF स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 2N पाई, और KF का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2N पाई की पावर हाफ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ना ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद भी होगा, बहुत अच्छी बात है अगर किसी को याद है तो, और 3D में भी याद होना चाहिए आपको। 3D में ये वैल्यू हमारे पास होती है 3 पाई स्क्वायर N की पावर 1 अपॉन 3। ओके, तो ये रिजल्ट्स आपको याद होना चाहिए, और 1D केस में होता है N पाई बाई 2। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली याद है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। सो फेर्मी एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा h कट स्क्वायर KF स्क्वायर अपॉन में 2m। ठीक है, सो h कट स्क्वायर अपॉन में 2m, और KF स्क्वायर का ये वैल्यू हम रख देते हैं, सो 2N पाई। ठीक है, KF स्क्वायर का वैल्यू हो गया हमारे पास 2N पाई, सो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फेर्मी एनर्जी आपने यहां से कैलकुलेट करना है। N का वैल्यू आपको दे रखा है 10⁻19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है। h कट को हम लिख सकते हैं h अपॉन 2 पाई, जहां h का वैल्यू होगा 6.626 इंटू 10⁻34, बट ये जूल सेकंड में होगा। सो आप 100% डिवाइड कर देना इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से, सो दैट कि आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए। ठीक है, तो सोल्व करने के बाद मेरा जो आंसर आ रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 2.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो फॉर्मूला आपके सामने है h कट स्क्वायर इंटू N पाई डिवाइडेड बाय m। जस्ट आपने सभी वैल्यूज पुट करनी है और सोल्व करना है, ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अप टू 2 डेसिमल प्लेस आपसे पूछा गया था, सो दैट इज द फाइनल आंसर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है रिलेशन बिटवीन द हॉल कोफिशिएंट एंड द फेर्मी एनर्जी फॉर ए 3 डायमेंशनल सिस्टम। ठीक है, तो मेटल के केस में समरफील्ड मॉडल का यूज करते हुए देखिए, यहां पर अगर 3D केस हम लेकर के चलेंगे तो फेर्मी एनर्जी का जो वैल्यू आता है दैट इज h कट स्क्वायर अपॉन में 2m एंड KF स्क्वायर, सो दैट वैल्यू इज एक्चुअली 3 पाई स्क्वायर n टू द पावर 2 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2 अपॉन 3। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n इज प्रोपोर्शनल टू EF टू द पावर 3 अपॉन में 2।
ओके। और जो होल कोफिशिएंट होता है RH, इसका वैल्यू होता है 1/NE, सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू n, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू EF की पावर माइनस का 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में फेर्मी एनर्जीज किन्हीं दो मेटल्स X और Y के लिए गिवन है। सो X और यहां पर Y, एंड द फेर्मी एनर्जी इज गिवन टू यू 5 and 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आल्सो डिबे टेम्परेचर TD या थीटा D का वैल्यू गिवन है, दैट इज 170 and 340 केल्विन्स। ठीक है, ये X के लिए और ये Y के लिए। आगे कहता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट मेटल्स का किसी कांस्टेंट वॉल्यूम पर लो टेम्परेचर्स पर इस प्रकार से डिफाइन किया जा रहा है। सो दैट इज गामा T प्लस में AT3, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और बेसिकली आपने यहां से बताना है कि अगर इफेक्टिव मास दोनों इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द टू मेटल्स आर सेम, देन रिलेशन आपने बताना है गामा X गामा Y, AX एंड AY। तो अभी देखो, जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था आपको, तो उसमें यहां पर था अल्फा और यहां पर था बीटा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अल्फा, जैसे यहां गामा दे रखा है तो गामा लिखेंगे। सो गामा इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फेर्मी एनर्जी, एंड दिस A और बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिबे टेम्परेचर की पावर 3। ओके, ये हमने रिलेशन बता दिया था। इसलिए जब गामा X अपॉन गामा Y कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा EF ऑफ Y, फेर्मी एनर्जी ऑफ Y अपॉन फेर्मी एनर्जी ऑफ X। ठीक है, सो दैट वैल्यू इज 7/5, दैट इज 7/5। इसी प्रकार से अगर हम AX अपॉन AY कैलकुलेट करेंगे, सो दैट वैल्यू इज थीटा D या फिर TD फॉर द Y अपॉन फॉर द X, और इसकी पावर हो जाएगी 3। ठीक है, सो 340 डिवाइडेड बाय 170 विच इज 2, सो 2 का पावर 3 करेंगे, सो दैट इज 8/1। ठीक है, तो आपके पास रेशियोज कैलकुलेट करने थे 7/5 एंड 8/1, सो ऑप्शन नंबर ए यहां से राइट हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपको गोल्ड के लिए फेर्मी एनर्जी गिवन है 5.54, सो 5.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसे जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स का आपने यहां से बताना है, समथिंग इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब आएगा। बस आपने यहाँ पे जो ब्लैंक है वैल्यू, उसका वैल्यू आपने यहाँ से बताना है। तो डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में फेर्मी एनर्जी का वैल्यू पुट करेंगे। बाकी सभी आपको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास और n का वैल्यू आप सोल्व कर लेंगे। तो एट लास्ट जब आप सोल्व करेंगे ना, तो वैल्यू आपके पास आती है इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ओके, सोल्व करने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट ही आ जाएगा। तो बस ब्लैंक आपका यहाँ छोड़ा गया था, तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो ये क्वेश्चंस थे आपके पास 2015 से 2023 तक के, जो कि फेर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, समरफील्ड थ्योरी, ड्रूड मॉडल और मेटल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सुपर कंडक्टिविटी यानी सुपर कंडक्टर्स को लेकर के, जो कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप देखेंगे हर साल लगभग यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही है। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।